एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन के बारे में बेटा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का वो ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, आपस में इंटरैक्शन करते हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं और पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं। इस पूरे ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज विच लिव्स इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया शेयर और compete for similar resources, potentially interbreed, constitute a population. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन तो अब बेटा किसी भी स्पीशीज की हो सकती है, जैसे कि वेटलैंड्स में कॉर्मोरेंट्स की, ड्वेलिंग्स में रैट्स की, टीकवुड ट्रीज की, या फिर बैक्टीरिया की एक कल्चर प्लेट में, या फिर एक पॉन्ड में लोटस की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है। अब नेचर में, एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल को अकेले कोप करना होता है, अकेले सरवाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है। बट नेचुरल सिलेक्शन से जो सिलेक्शन होता है वो एक पॉपुलेशन का होता है, सिंगल इंडिविजुअल का नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कोप विद चेंज एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशंस नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। क्लियर? जो अल्टीमेट चेंजेस होते हैं वो एक पॉपुलेशन में होते हैं। क्लियर? देन पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जो पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो इकोलॉजी को एक्चुअली पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से लिंक करने का काम करती है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज। नेचर में आपने कभी कोई सिंगल इंडिविजुअल किसी स्पीशीज का रहते हुए नहीं देखा होगा। हमेशा जो इंडिविजुअल है किसी भी स्पीशीज की, वो एक ग्रुप में रहते हैं इन वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, कॉमन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उनके लिए compete करते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि, और इस तरह से एक पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। इंटरब्रीडिंग टर्म यहाँ पर जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज की गई है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल्स बनेंगे, उनके जो ग्रुप बनेंगे, उनको भी हम पॉपुलेशन ही बोलेंगे। Clear? All the cormorants in a wetland, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plants in a pond are some examples of a population. In earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। सेम चीज लिखी हुई है कि एक सिंगल इंडिविजुअल नेचर में फाइट करता है, कोप करता है चेंज एनवायरनमेंट के लिए, बट जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसमें जो इवोल्यूशन होता है वो पूरी पॉपुलेशन में होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सिर्फ पॉपुलेशन की होती है और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की नहीं होती, जैसे बर्थ रेट, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। इन सब के बारे में हम वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बर्थ रेट के साथ। बर्थ रेट को हम नैटिलिटी रेट भी बोलते हैं। क्या होता है बर्थ रेट? पर कैपिटा बर्थ, मतलब कि एक किसी पॉपुलेशन में एक गिवन टाइम में कितने नए बर्थ हो रहे हैं उसको हम पर कैपिटा में कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ रिस्पेक्ट टू
members of the population with respect to और per capita, ये दोनों terms important हैं कभी भी किसी भी birth rate या death rate को या किसी भी rate को define करने के लिए, ठीक है। तो birth rate क्या होता है? Change in number of organisms divided by initial number of organisms। हमने बोला ना with respect to members यानी with respect to original population, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जितने नंबर इंक्रीज हुए या जो नंबर चेंज हुआ ऑर्गेनिजम्स का डिवाइडेड बाय जितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, तो यहां पर आ जाएगा इतने इंडिविजुअल्स पर नंबर ऑफ ओरिजिनल इंडिविजुअल ऐड हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा। क्लियर? या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल population minus initial population यानी final number of organisms minus initial number of organisms divided by initial number of organisms, या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं number of organisms added divided by initial number of organisms। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो फॉर एग्जाम्पल, एक पॉन्ड में लोटस प्लांट्स का इनिशियल नंबर था 20 और एक साल में उस पॉन्ड में 8 न्यू लोटस प्लांट ऐड हो गए, तो करंट पॉपुलेशन हो जाएगी बेटा ओरिजिनल इंडिविजुअल्स प्लस न्यू इंडिविजुअल्स एडेड, दैट इज 28। तो हमें बर्थ रेट कैलकुलेट करना है। बर्थ रेट क्या होता है? फाइनल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 8 बाय 20, जो कि आ जाएगा 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। पर लोटस पर ईयर लिखना जरूरी है, ये यूनिट है। हमने बात करी है बर्थ की पर कैपिटा में, यानी पर इंडिविजुअल कितने नए इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं और कितने टाइम में। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा बर्थ रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ रेट की। डेथ रेट को मोर्टालिटी रेट भी बोलते हैं, इसको भी हम सेम वे में डिफाइन करेंगे। पर कैपिटा डेथ्स पर इंडिविजुअल, इनिशियली जो पॉपुलेशन है, इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें पर इंडिविजुअल कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, दैट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। मैं वापस बोल रही हूं, पर कैपिटा और विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो डेथ रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज, दैट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डिक्रीज कैसे निकालेंगे? इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स माइनस फाइनल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिर डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डाइड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो अब इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं बेटा। तो सपोज किसी लेबोरेटरी में फ्रूट फ्लाइज की जो इनिशियल नंबर है वो है 40 और एक वीक में 4 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो गई, तो करंट पॉपुलेशन हो जाएगी 40 माइनस 4, दैट इज 36। डेथ रेट कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डाइड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कितने ऑर्गेनिजम्स मर गए? 4। कितने थे इनिशियल? 40। तो रेट क्या हो जाएगा? 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। क्लियर? ओके, ये था डेथ रेट। अब बात करते हैं थर्ड एट्रीब्यूट की, दैट इज सेक्स रेशियो। नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी एक पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का क्या रेशियो है, उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पॉपुलेशन में 60% फीमेल्स हो सकती हैं और 40% मेल्स हो सकते हैं। सो 60:40, दैट इज 6:4, दैट इज 3:2 will be the sex ratio of that population। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सो अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। एन इंडिविजुअल may have births and deaths but a population has birth rates and death rates। बर्थ रेट और डेथ रेट में हम पर कैपिटा की बात करते हैं, तो किसी एक इंडिविजुअल में तो एक ही इंसान है, या तो उसका बर्थ हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है, उसका बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं हो सकता। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स refer to per capita births and deaths. The rates hence expressed are change in numbers, that is increase or decrease with respect to members of the population. Here is an example. If in a pond there were 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added, taking the current population to 28, we calculate the birth rate as 8 by 20 equals 0.4 offspring per lotus per year. If 4 individuals in a laboratory population of 40
fruit flies died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4/40, that is 0.1 individuals per fruit fly per week. ये वही examples हो गए जो अभी हमने पीछे discuss करी. Another attribute characteristic of a population is sex ratio. An individual is either a male or a female, but a population has a sex ratio. Example, 60% of the population are females and 40% males. ठीक है, तो ये है स्टार्टिंग के 3 एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं एज पिरामिड की. एज पिरामिड बेटा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि किसी एक पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लॉट बनाना, दैट इज नोन एज एज पिरामिड. द प्लॉट ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप एट अ गिवन टाइम फॉर द पॉपुलेशन इज नोन एज एज पिरामिड. क्लियर? इसमें हम मेल्स और फीमेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू, उनकी एजेस का. फिर अगर हम पिरामिड की बात करें तो ये ग्रोथ स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है किसी एक पॉपुलेशन का, जो कि ग्रोइंग भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है और डिक्लाइनिंग भी हो सकता है. ग्रोइंग यानी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, स्टेबल यानी स्टेबल है और डिक्लाइन यानी डिक्रीज कर रही है. ठीक है, तो बात करते हैं एज पिरामिड की. एज पिरामिड अगर हम एज ग्रुप रिप्रेजेंट करें बाय प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स, तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो भी बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी अपने जुवेनाइल फेज में है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी रिप्रोडक्शन की एज पास हो चुकी है और अब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो इन 3 ग्रुप्स के बेसिस पे हम एज पिरामिड बना सकते हैं. तो एज पिरामिड 3 टाइप का होता है, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग. एक्सपैंडिंग में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम ज्यादा होते हैं, उनसे कम रिप्रोडक्टिव होते हैं और उनसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं. देन स्टेबल में अगर आप देखेंगे तो स्टेबल में रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है. तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है, ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है. और अगर डिक्लाइनिंग में देखेंगे तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा रहेंगे इन कंपैरिजन टू प्री रिप्रोडक्टिव. क्लियर? तो ये 3 टाइप की एज पिरामिड होते हैं. ठीक है, इसको ये एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा. A population at any given time is composed of individuals of different ages. If the age distribution percent individuals of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. For human population, the age pyramids generally show age distribution of males and females in a diagram. The shape of the pyramids reflects the growth status of the population. A, whether it is growing, B, stable, C, declining, और फिर आपको ये age pyramid बना के दिखाए हैं जो अभी हमने पीछे ड्रॉ करे. समझ गए? ठीक है बेटा. देन बात करते हैं लास्ट एट्रीब्यूट की, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है बेटा पॉपुलेशन साइज, यानी एक पर यूनिट लैंड एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, यानी पॉपुलेशन का मेजरमेंट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी. अब पॉपुलेशन का जो साइज है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये हमें किसी भी हैबिटेट में पॉपुलेशन के स्टेटस के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है कि वो ग्रोथ कर रही है, वो डिक्लाइन कर रही है, स्टेबल है, या फिर बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम स्टडी कर सकते हैं पॉपुलेशन का साइज जान के. जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडेटर और द इफेक्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड. कहीं पे हमने पेस्टिसाइड स्प्रे किया, यूज किया, तो उसका क्या इफेक्ट है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, ग्रो कर रही है, क्या हो रहा है. ये सारी चीजें हम पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे स्टडी करते हैं. ठीक है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ये डिपेंड करता है कि हम किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर. ठीक है, जैसे एक तरीका होता है टोटल नंबर का, कि पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं किसी स्पीशीज के, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. फॉर एग्जांपल, लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर. किसी भी साल में भरतपुर वेटलैंड में 10 से भी कम साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, या फिर एक पॉन्ड में मिलियंस ऑफ क्लामाइडोमोनास प्रेजेंट होते हैं. देन सेकंड मेथड होता है बायोमास या परसेंट कवर का, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीशीज कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रही है, मेजर ऑफ परसेंट कवर और बायोमास. एग्जांपल, कि अगर हम एक एरिया लें जहां पे 200 पार्थेनियम प्लांट्स हो और एक अकेला बहुत बड़ा बैनियन ट्री हो, तो
नंबर तो पार्थेनियम प्लांट्स का ज्यादा है, बट अगर हम बायोमास देखेंगे तो banyan ट्री का ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ऐसे एरिया में ऐसी स्पीशीज के लिए हम बायोमास कवर या परसेंट कवर को यूज करते हैं। देन थर्ड मेथड होता है रिलेटिव डेंसिटी। ये तब यूज होता है जब हमें एकदम एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट साइज कैलकुलेट करने की जरूरत ना हो और रिलेटिव डेंसिटीज, रिलेटिव साइज से हमारा काम चल जाए। जैसे कि नंबर ऑफ फिश caught per trap is good enough measure of its total population density in a lake, क्योंकि लेक में पूरी एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना बहुत मुश्किल काम है। So sometimes in case of huge populations and ecological investigations where there is no need to know the absolute population densities, relative densities serve the purpose equally well. क्लियर। देन लास्ट मेथड होता है बेटा इनडायरेक्ट काउंट, जहां पे हम इंडिविजुअल्स को, किसी भी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को एक्चुअली देखे बिना पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम टाइगर सेंसस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके फीकल पैलेट्स की हेल्प से, उनके पग मार्क्स की हेल्प से। द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। क्लियर। तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा इसको। वट एवर ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. The size in nature could be as low as less than 10 Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year, or go into millions Chlamydomonas in a pond. Population size, technically called population density, designated as capital N, need not necessarily the measured in numbers only. Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. जैसे कि एक एरिया जहाँ पे 200 कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम प्लांट्स हैं, उसका पूरा नाम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पर एक सिंगल ह्यूज banyan ट्री है, तो नंबर तो पार्थेनियम का ज्यादा है पर बायोमास banyan का ज्यादा होगा। स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ banyan इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास अमाउंट्स टू अंडर एस्टिमेटिंग द enormous रोल ऑफ द banyan इन दैट कम्युनिटी। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। फिर टोटल नंबर अगेन एक मुश्किल मेथड होता है जहां पर ह्यूज पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली अडॉप्टेबल मेजर इफ the population is huge and counting is impossible or very time consuming. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? Sometimes for certain ecological investigations there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake. We are mostly obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on pug marks and fecal pallets. क्लियर बेटा। तो ये था पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स यानी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ पॉपुलेशन की होती हैं और एक इंडिविजुअल की नहीं होती, जैसे कि हमने पढ़ा बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी। सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आता है तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे। समझ गए? ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।